प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए अपन पढ़ रहे थे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज के अंदर पार्ट 5 तक अपन पढ़ चुके थे। टोटल 150 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब इसके आगे पार्ट 6 में 151 से लेकर के 180 तक के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, उनका हल करेंगे। देखिए अगर इस वीडियो को देखने से पहले आपने पहले के 1 से लेकर 5 तक के पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पहले उन वीडियोस को देखिए जिससे आगे कंटिन्यूसली सारे के सारे सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर के लिए तैयार अच्छे से हो सके। तो उम्मीद है ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको कंप्लीट NMMS की तैयारी जो है वो करवाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 151। एक ट्यूनिंग फोर्क हवा में ध्वनि की तरंगे भेजता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड बदल जाएगा। अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो नीचे जो दिए गए ना इनमें से कौन सा जो मापदंड है ना वो चेंज हो जाएगा। जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, इसे अपन लैम्डा से लिखते हैं, तरंग दैर्ध्य है ना, तो वो चेंज हो जाएगी है ना। 151 का सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है 152। बाग में एक कुत्ता भौंकता है। देखिए कितना कुत्ता भौंक रहा है बाग में, भौंकने तो अपना क्या ले रहा है ना, और 0.5 सेकंड के बाद अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनता है। कितनी देर बाद में 0.5 सेकंड के बाद में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नज़दीक की इमारत से टकराकर वापस आती है। यदि वायु की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है तो कुत्ते और इमारत के बीच की दूरी, देखिए आवाज़ वो बोलेगा तो इमारत तक जाएगी और टकरा के वापस आएगी, तो दूरी हो गई टोटल दूरी। और अपने को पता है दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणा में समय। तो चाल तो कितनी है इसकी, गति 346, तो 346 गुणा में कितना हो जाएगा 0.5 का मतलब 5/10। ठीक है, अब 5 से इसको कैंसिल करेंगे 2 पे हो जाएगा। अब 2 से 346 को कैंसिल करेंगे तो 173 हो जाएगा। 173 मीटर ये दूरी आई। कौन सी दूरी आई 173 मीटर, जाने की भी और आने की भी। तो टोटल दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 173 की आधी हो जाएगी बेटा। तो 173 का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 173 का हाफ हो जाएगा 86.5 मीटर। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा इसके अंदर देखना वापस से, दूरी बराबर या डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं इसमें थोड़ा सा स्पेस और इसको बड़ा कर लेते हैं ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो अपने के पास कितनी 346 मीटर प्रति सेकंड, इनटू टाइम कितना है 0.5 सेकंड का मतलब 5/10 सेकंड। अब 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। अब 2 से 346 को कैंसिल करेंगे तो 173 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो डिस्टेंस होगी, आवाज़ जो अपनी जा रही है जाने की भी और वापस आने की भी, दोनों तरफ की होगी। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो आधी करेंगे तो 173 का जो हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, 86.5 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 86.5 मीटर। नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 153। देखना 153 में क्या है, 153 के अंदर अपने लिखा हुआ है कुछ, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है अपने को। इन जो कथन दे रखे हैं इनके आधार पर कथन चुनना है। कथन फर्स्ट है अपना, ध्वनि की गति सर्दियों में की अपेक्षा गर्मी के दिनों में अधिक तेज होती है। कथन 2 है, ध्वनि की गति तापमान पर निर्भर करती है। बिल्कुल दोनों की दोनों ही बातें सही हैं इसकी, ठीक है ना, और तापमान भी निर्भर करती है, तो दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो 153 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें देखना ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है सेकंड, बी भी ऐसा ही लिख दिया, सेम ऑप्शन, दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया क्योंकि दोनों ऑप्शन एक जैसे लिखे गए हैं ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155।
वो देखिए 154 में क्या पूछा है इसमें, दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं तो वे कितने प्रतिबिंब बनाएंगे। ध्यान रखना बेटा, अगर दो दर्पण हैं 90 डिग्री पे झुके हुए हैं तो उनसे जो टोटल प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने होंगे, 3। कितने हो जाएंगे, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 154 का राइट आंसर होगा सी, तो 3 बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट है 155। 155 में यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को अभिवर्धित प्रतिबिंब को उत्तल लेंस की मदद से देखना चाहता है तो लेंस को कहाँ रखना होगा। उत्तल लेंस से देखना चाहता है तो उस लेंस को कहाँ रखना पड़ेगा, वस्तु के समीप, जिससे वस्तु लेंस की फोकस दूरी के भीतर रहे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, लेंस और उसका जो फोकस बिंदु होता है ना, तो वहाँ उसके बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156। एक प्रिज्म प्रकाश की किरणों को, एक प्रिज्म है वो प्रकाश की किरणों को अलग अलग रंग में बिखेर देती है किंतु कांच की स्लैब विक्षेपण नहीं दर्शाता, क्यों। प्रिज्म जो होती है ना वो तो 7 रंग दर्शा देती है अगर मान लो प्रकाश में अपन उसको रखते हैं तो, लेकिन एक कांच की स्लैब होती है वो ऐसा नहीं करती है। क्यों, उसका कारण क्या है, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। 157, एक ऑप्टिशियन मरीज के पीछे की ओर उससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पोस्ट टेस्ट कार्ड रखता है। यदि मरीज 100 सेंटीमीटर दूर रखे हुए समतल दर्पण में टेस्ट कार्ड के प्रतिबिंब को देखता है तो मरीज की आंखों और टेस्ट कार्ड के प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। वहाँ नहीं, जो नीचे डायग्राम बना रखा है इसको समझना ध्यान से। देखिए ये अपने पास एक डायग्राम बनाया हुआ है ना, तो टेस्ट कार्ड और प्रतिबिंब के बीच की दूरी अपने को बतानी है कि कितनी होगी इसके अंदर। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 157 में, ये देखो ये यहाँ से ये तो टेस्ट कार्ड रखा हुआ है, ये कितनी दूरी पे है टेस्ट कार्ड, यहाँ से पेशेंट यहाँ बैठा है, ठीक, यहाँ से टेस्ट कार्ड कितनी दूरी पे है, 50 पे, और जो पेशेंट है वो यहाँ मिरर से कितनी दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक 100। ठीक, अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ टेस्ट कार्ड जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक की मिरर तक की डिस्टेंस कितनी है, टोटल 150 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनेगी वो भी कितनी दूर बनेगी, 150 सेंटीमीटर दूर बनेगी, क्योंकि समतल दर्पण में क्या होता है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज बनती है। देखो 150 तो ये हो गया, और पेशेंट यहाँ बैठा है तो 100 ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी, 250। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 158। एक संकीर्ण प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरता है। प्रिज्म से बाहर आने पर चित्रपट पर रंगों का सही क्रम, जो यहाँ पर जो स्क्रीन बनेगी इसके ऊपर जो रंग होंगे ना वो उनका जो क्रम होगा वो कैसा होगा कि सबसे ऊपर कौन सा होगा, सबसे नीचे कौन सा होगा। ध्यान से देखना बेटा, जो 58 है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा इसका राइट आंसर, पी। पी जो होगा वो लाल होगा, क्यू होगा जो हरा होगा, और आर होगा जो नीला। देखिए सबसे ऊपर जो कलर होता है ना वो लाल होता है, कैसा होता है, लाल। नीचे जो होता है ना वो वॉयलेट कलर होता है। तो इसको अपन इस टेक्निक से याद रख सकते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, VIBGYOR, ठीक है, ऐसे टोटल कलर हो जाएंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। तो रेड, ग्रीन हो गया, और फिर ब्लू नीचे आ रहा है नहीं, तो ये नीचे आ जाएगा नीला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये एक वर्ड ध्यान रख लेना, विबजोर, VIBGYOR, ऊपर ही ऊपर रेड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एक अपारदर्शी दीवार की सहायता से 3 बल्बों को एक प्रेक्षक की नजरों से छिपा लिया जाता है। प्रेक्षक और बल्ब की स्थिति में कोई परिवर्तन किए बिना यदि प्रेक्षक समतल दर्पण की मदद लेकर बल्बों को देखता है तो उसे कौन सा बल्ब दिखाई देंगे। देखना यहाँ से 159 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगी, डायग्राम बनाया हुआ है।
तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा बी। पी और क्यू उसको दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160। दो समतल दर्पण ए बी और सी डी एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। आपतित किरण पी क्यू दर्पण ए बी पर 45 डिग्री का कोण आपतन कोण बनाते हुए बिंदु क्यू पर पड़ती है। यह किरण दर्पण सी डी पर कितने डिग्री का परावर्तन कोण बनाएगी? ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। ए बी और सी डी हैं दो। अब ये देखिए, ये दोनों आपस में 90 डिग्री के कोण पे हैं। ठीक, तो जैसा कि चित्र में 90 डिग्री पे झुके हुए हैं और आपतित किरण पी क्यू दर्पण ए बी पर 45 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो यहाँ पर ये यहाँ पे क्या खींचेंगे? एक अभिलंब। ये 45 है तो ये कोण भी यहाँ पर भी, ये भी कितना होगा? 45। और ये इस तरफ इसके साथ अभिलंब जितने 45 डिग्री पे आ रही, तो इसी तरफ भी कितने पे जाएगी? 45 डिग्री पे। तो यहाँ से ये 45 डिग्री पे सीधी अटैक करेगी इस पे। ठीक है, तो 45 पे जाएगी। अब जो सी डी जो होगी ना, सी डी पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? का परावर्तन कोण कितना होगा? तो वो भी कितना हो जाएगा अपना, नीचे देखिए ऑप्शन के अंदर 45 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा इसका भी, क्योंकि ये 45 बनेगा तो यहाँ पर भी ये लाइन ऐसे आएगी और फिर वापस ऐसे चली जाएगी, है ना। तो कोण कितने डिग्री का बन जाएगा? ये जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। कौन से ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष से भी अधिक लंबा होता है? कौन से ग्रह पर एक दिन, एक ही दिन है ना, जो पृथ्वी के 1 वर्ष से भी अधिक लंबा होता है? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो शुक्र ग्रह पर जो एक दिन होता है ना, एक दिन अपने 1 वर्ष से भी बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162। निम्नलिखित में से ग्रहों के कौन से जोड़े को गैस जॉइंट कहा जाता है? कौन से जोड़े हैं उनको गैस जॉइंट कहा जाता है? शनि और बृहस्पति को क्या कहा जाता है? गैस जॉइंट कहा जाता है, शनि और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो सही इनमें से कौन सा मिलान है, ये अपने को बताना है। सौरमंडल का सबसे छोटा, नहीं, ये तो नहीं है। आकाशगंगा ग्रहों का समूह, नहीं है। जो उत्तरी गोलार्ध में दिखाई न दे ध्रुव तारा, नहीं। जो पश्चिम की ओर घूर्णन करने वाला अरुण ग्रह, तो डी जो है इसका मिलान सही है। तो 163 का डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है 164। धूमकेतु की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होने का क्या कारण है? धूमकेतु की जो पूंछ होती है ना, वो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। क्यों? ऐसा क्या कारण है? विकिरण दबाव। कौन सा? विकिरण दबाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165। तो 165 के अंदर देखेंगे अपन, डायग्राम बनाया हुआ है इसके अंदर। दो दर्पण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। कितने डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं? 90 डिग्री के कोण पर। यदि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण भी कितने का होगा? 45 डिग्री का। अभी अपन ने इक्वेशन एक जस्ट ऊपर किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ये चित्र दर्शाया गया है 166। तो अभी ये क्वेश्चन दोनों तीन क्वेश्चन क्या होगी? वापस रिपीट हो गए बेटा ना। 166 अभी जस्ट करवाया था, तो पी क्यू सेम क्वेश्चन है ना। तो 167 पे चलते हैं अपन, है ना। 167। धातु के बने चम्मच पर विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? क्यों? जंग से बचाने के लिए। ठीक है, तो 167 का बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जंग से बचाने के लिए तो क्या कहता है उस पर? विद्युत लेपन। दिए गए चित्र में आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आपतित और परावर्तित किरण के बीच, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो इन दोनों के बीच का कुल मिलाकर अपने को ये कोण ज्ञात करना है। देखिए, ये अभिलंब होता है तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, इसलिए ये 75 है, तो ये कोण कितना होगा? कितना होगा भाई? 15 डिग्री होगा, तभी तो 90 बनेगा। और अपने को पता है आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। ये 15 और 15 टोटल जो कंप्लीट हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 168 का। नेक्स्ट 169। बांसुरी में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है?
बांसुरी में जो ध्वनि उत्पन्न होती है बांस के भीतर हवा के कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 170, निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, जब हम पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे कानों में फक की ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है? जो फक की ध्वनि उत्पन्न होती है उसका कारण है कानों के बाहर हवा का दबाव हटने के कारण। नेक्स्ट है 172, नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार एक वस्तु को डोरी से बांधकर लटकाया जाता है, कौन सा कथन सही है? तो नीचे जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही है? आंसर पढ़ते हैं अपन। गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण वस्तु नीचे नहीं गिरती, नहीं, ये तो गलत है। नेक्स्ट, वस्तु और डोरी के बीच घर्षण के कारण वस्तु, नहीं, घर्षण के कारण भी नहीं। वस्तु पर चुंबकीय बल लगने के कारण वह नीचे नहीं गिरती, नहीं, ये तीनों तो गलत है। नीचे डी ऑप्शन और देते हैं, वस्तु नीचे नहीं गिरती क्योंकि डोरी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में बल लगाती है, इसलिए नहीं गिरती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अपने पास 173, शूटिंग स्टार क्या होता है? जो शूटिंग स्टार होता है ना वो क्या होता है? तो उल्का जो होगा वो शूटिंग स्टार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174, यदि एक तारा नीले रंग का दिखाई देता है तो वह क्या है? सूर्य की तुलना में बहुत गर्म होगा। अगर कोई तारा नीला दिखाई दे रहा है ना तो वो सूर्य की तुलना में बहुत गर्म होगा। नेक्स्ट है 175, चित्र को देखकर विद्युत धारा की दिशा बताइए। चित्र को देखना है अपने को और विद्युत धारा की दिशा बताने की कहाँ जा रहा होगा। देखिए, पॉजिटिव से चलेगा एस, एस से आर, आर से क्यू, क्यू से पी, एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी बी में है तो 175 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 176, यदि धरती और चांद का परिक्रमण पथ एक सीधी रेखा होता तो क्या होता? धरती और चांद का जो परिक्रमण पथ है ना वो एक सीधी रेखा होता तो क्या होता? प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता। ठीक है, नेक्स्ट है 177, एक छात्र पीक्यू को समतल मेज पर रखता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये रख दिया इसको है ना, पीक्यू को समतल मेज पर। फिर नीचे पढ़ते हैं, इसमें क्या है नीचे, यदि इस लिंक को मुक्त अंत क्यू को किस प्रकार हिलाएं जिससे अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न हो? इसको किस तरह से हिलाएं जिससे कि अनुप्रस्थ तरंगे जो हों वो उत्पन्न हो? तो किस तरीके से हिलाएं ये अपने को इसके अंदर ऑप्शन, चारों ऑप्शन इनमें देख के बताना है। तो दाएं और बाएं हिलाएंगे ना इसको, दाएं और बाएं, तो इसमें ये अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी दाएं बाएं हिलाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, निम्न में से कौन सी क्रियाएं संभव हैं? तो इसमें जो राइट आंसर होगा डी राइट आंसर होगा। लोहा प्लस मैग्नीशियम सल्फेट तो आयरन सल्फेट और मैग्नीशियम बन जाएगा। तो ये 178 का जो है ना, इनमें से भी चार जो समीकरण दे रखे हैं चारों में से कौन सी सही है? तो अपने को इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2, डी राइट आंसर होगा इसका। 1 और 2 जो हैं ये अपने समीकरण होंगी, बाकी नहीं होंगी। एक तो Mg + CuSO4 ये इक्वेशन होगी, एक सेकंड वाली भी, दोनों ये सेकंड वाली जो है ना ये तो थर्ड हो गई है ना। तो फर्स्ट और सेकंड जो है ना ये दोनों अभिक्रियाएं होंगी, बाकी नीचे वाली दोनों ये दोनों नहीं होंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, 1 और 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, क्या घटित होगा यदि तुम एक लोहे के बर्तन को कुछ दिनों के लिए कॉपर सल्फेट के घोल में रखते हो? तुम्हारे इस अवलोकन का क्या कारण है? तो जो 179 है इसका राइट आंसर होगा डी, लोहे के बर्तन में छेद हो जाएंगे क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है और यह कॉपर घोल को कॉपर को हटाकर विस्थापित कर देगा। ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 180, करण एक ज्वलनशील जलता हुआ पदार्थ लेकर उसे निकली हुई ऊष्मा को एक परख नली में एकत्रित करता है और यह निश्चित सावधानी रखता है कि भाप बाहर न निकले।
परखने से थोड़ा सा पानी डाल देता है। प्राप्त घोल के अंदर कुछ बूंदे नीले लिटमस को मिलाने पर घोल लाल रंग का हो जाता है। निम्न में से जलता हुआ पदार्थ जो है ज्वलनशील, वो पदार्थ कौन सा हो सकता है? जो नीचे ऑप्शन दे रखे उनमें से कौन सा पदार्थ हो सकता है? वो सल्फर हो सकता है। कैसा होगा वो? सल्फर अगर है तो ये जो ऊपर पूरा क्वेश्चन अपने को बताया हुआ है ये इसका हो जाएगा। क्या कि कारण एक ज्वलनशील पदार्थ लिया उसने, तो ज्वलनशील पदार्थ क्या लिया उसने? सल्फर लिया। उसमें निकले हुए वाष्प को एक प्रणाली में एकत्रित किया और यह निश्चित सावधानी रखता है कि भाप बाहर न निकले। प्रणाली थोड़ा सा पानी डाल देता है, ऊपर घोल की कुछ बूंदे नीले लिटमस में, घोल का रंग जो लाल हो जाता है, तो वो जो ज्वलनशील पदार्थ लिया वो क्या है? सल्फर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के और क्वेश्चंस के साथ। ओके।